लोड बर्दाश्त करेगा, या कोई और इंस्ट्रूमेंट बनाने तो कितने स्ट्रेसेस बर्दाश्त करेगा, या कितना हीट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिकली वो हमारे साथ क्या है, डिज़ाइन है। A process of translating a new idea or market need into the detailed information from which a product can be manufactured। इसका मतलब ये है कि या एक आइडिया को आप अमली शक्ल देते हैं, या मार्केट डिमांड को आप देखते हैं, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और उसके मुताबिक कोई चीज़ आप बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे साथ ये डिज़ाइन है। ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए न्यू आइडिया और मार्केट नीड into the detailed information from which a product can be manufactured। ये डिज़ाइन प्रोसेस सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है कि ज़रूरत क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब है किसी ज़रूरत क्या है। दूसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट का मतलब ये है कि उस डिज़ाइन में जितने भी टर्मिनोलॉजीज, मतलब स्ट्रेसेस है, स्ट्रेंथ है या टेम्परेचर है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ होती है, तो उसको आप देखेंगे, वो उसके बारे में आपको पता होगा। अगर आपको इसके बारे में पता ना हो तो फिर आप डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दूसरा उसमें कंसेप्ट है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी, स्ट्रेसेस है, स्ट्रेंथ है, टेम्परेचर है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें यूज़ होती है, तो उसकी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन उसकी कैसे करेगी। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लाखों में मटेरियल है, तो लाखों मटेरियल में सिलेक्शन करना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। रियलाइजेशन मतलब उसको आप रियल शेप देते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है डिज़ाइन प्रोसेस में। पहला आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, दूसरा आपको कंसेप्ट का पता होगा, तीसरा आप सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करेंगे, और चौथा आप उसको अमली शक्ल देंगे। ईच स्टेज रिक्वायर्ड डिसीजन अबाउट मटेरियल एंड प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। इसका मतलब 4 स्टेजेस हैं, हर स्टेज में मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। हर स्टेज में आपको पता होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट आप मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए बनाते हैं, जिसमें मैंने साइकिल का एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली द चॉइस ऑफ मटेरियल इज डिक्टेटेड बाय डिज़ाइन, बट समटाइम इट इज़ द अदर वे अराउंड। ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन इज मेड पॉसिबल बाय ए न्यू मटीरियल। इसका मतलब ये है कि एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट मौजूद है, तो आप उसको चेंज करते हैं। मटेरियल सिलेक्शन, उसकी मटेरियल अगर आप चेंज कर लें तो आप बता सकते हैं कि मैंने वही प्रोडक्ट बना दिया, मैंने मटेरियल चेंज किया, मटेरियल चेंज करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। स्ट्रेंथ कम हो गई लेकिन इसका वेट भी कम हो गया। स्ट्रेंथ उसकी बनस्बत, फॉर एग्जांपल आप इस चेयर है, तो आप इस चेयर की वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम चेयर डिज़ाइन करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे शादियों में चेयर यूज़ होते हैं, या मुख्तलिफ पर्पज़ की घरों में एक जगह से दूसरी जगह, कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में हम ले जाते हैं, तो इसके लिए अगर हम चेयर बनाते हैं तो क्लियर बात है उसको हम पॉलीमर मटेरियल से बनाते हैं। पॉलीमर से इसलिए कि उसकी वेट कम होती है। तो इसका मतलब ये है दूसरी पॉइंट का कि कभी कभार आप वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऑलरेडी मौजूद हो, लेकिन उसकी मटेरियल को आप चेंज करते हैं। तो इसकी मटेरियल के चेंज करने से हम बताते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है। नया इसलिए है कि इसकी एप्लीकेशन और जो पुराने वाला प्रोडक्ट है एग्जैक्टली वही चेयर है और ये भी चेयर है, लेकिन दोनों की एप्लीकेशन में फ़र्क है। दोनों की एप्लीकेशन अलग अलग है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एक नया प्रोडक्ट है। मार्केट पुल वर्सेस टेक्नोलॉजी पुश, मतलब दो किस्म की जरूरत हम पड़ते हैं। एक हमारा मार्केट पुल है, एक हमारे साथ टेक्नोलॉजी पुश है। मार्केट पुल का मतलब ये है कि मार्केट पुल का मतलब यह है कि मार्केट का डिमांड कितना है, ठीक है। हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इस तरह मोबाइल है, तो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, नई नई सेलफोन आती है, ठीक है। तो इसको ये हमारे साथ मार्केट पुल है, मतलब मार्केट का डिमांड है। और दूसरा हमारे साथ टेक्नोलॉजी पुश है, ठीक है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ बना लें नई टेक्नोलॉजी बेस पर, ताकि लोग उसी खरीद ले, ठीक है। तो हमारे साथ दो किस्म की प्रोडक्ट है। एक हमारे साथ मार्केट पुल है, हम मार्केट की डिमांड को देखते हैं, लोग कैसे, मतलब
कभी कभार ऐसा होता है कि एक मटेरियल जो सस्ता होता है लेकिन उसका मार्केट डिमांड ज़्यादा होता है। ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट होता है जो सस्ता होता है लेकिन मार्केट में उसका डिमांड ज़्यादा होता है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कम होगा, ठीक है, एक्सपेंसिव मटेरियल का इस्तेमाल कम होगा, लेकिन इसमें इसका फ़ायदा यह होगा कि मार्केट में लोग इसको ख़रीदते हैं। तो ऐसी किस्म के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मार्केट पुल। और दूसरा हमारे साथ टेक्नोलॉजी पुश है, जिसमें हम नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले, उसमें हम एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ कर लें, तो इसको हम टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी फुल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इसकी एग्जांपल है आपको सेलुलर फ़ोन, हाई कैपेसिटी एंड ड्राइव्स है, ठीक है। इस तरह टेक्नोलॉजी पुश की भी एग्जांपल है, ठीक है। तो उसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की पॉलीमर मटीरियल्स हैं। मोटिवेशन फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन हम क्यों करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हम क्यों करते हैं। तो अगर आप देख ले तो हमारे साथ तकरीबन 40,000 टू 1 लाख मटेरियल आर अवेलेबल टू इंजीनियर्स इन रिसेंट डेज, ठीक है। 40,000 से लेकर 1 लाख मटेरियल अवेलेबल है। तो इसमें सिलेक्शन करना आसान काम नहीं है। सिलेक्शन कैन बी मेड ऑन एक्सपीरियंस बट इट मे नॉट टेक इनटू अकाउंट न्यू डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस। मतलब कि एक्सपीरियंस बेस पे आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करना आसान काम नहीं है। और डेवलपमेंट जो मार्केट के लिहाज से या टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो डेवलपमेंट होता है उसके मुताबिक सिलेक्शन ऑफ मटेरियल होगा। द 20th सेंचुरी हैज बीन ए पीरियड ऑफ unprecedented evaluation of material. This will continue in the 21st century। 20 सेंचुरी में मटेरियल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई और ये कंटिन्यू है, 21st सेंचुरी में ये कंटिन्यू है। A systematic procedure based on a rational approach is required for selection of material। एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर चाहिए सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए। मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब ये है मुख्तलिफ तरीक़ों से हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। इस तरह नहीं कि आप अपने सामने 1 लाख मटेरियल रैंडमली लेके और उसमें आप सिलेक्शन करते, इसमें सिलेक्शन बहुत कम, बहुत मुश्किल काम है। अगर आप 40,000 फॉर एग्जाम्पल आप 1,000 मटेरियल अपने सामने रख लें और आप कहते हैं मैं इस 1,000 में सिलेक्शन करता हूँ, 1,000 में मैं एक एक की प्रॉपर्टी चेक करूँगा और फिर उस बेस पे सिलेक्शन करूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हम, ठीक है। तरीक़ाकार मुख्तलिफ तरीके, इसके चार्ट्स हैं, इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं, उससे हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने उनकी क्लासेस बनाई है, क्लासेस बनाई है, फिर उनके सब क्लासेस बनाए हैं, फिर सब क्लासेस में फर्दर उसको डिवाइड की है। पहले 4 क्लासेस हैं, फिर 4 क्लासेस को हमने सब क्लासेस में डिवाइड की है, फिर उन सब क्लासेस को फिर फर्दर हमने डिवाइड की है। तो हम सेम प्रॉपर्टीज़ वाली मटेरियल एक जगह पे रखते हैं। तो उसमें चार्ट की मदद से या सॉफ्टवेयर की मदद से या मुख्तलिफ तरीक़ों से हम फिर सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर इस तरह हो कि आप 1000 मटेरियल या 500 या 2000 मटेरियल अपने साथ में रख लें, उसमें सिलेक्शन करते हैं, तो वो इम्पॉसिबल है, वो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होना चाहिए जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सेलेक्टिंग मटेरियल एज मैकेनिकल डिज़ाइन रिक्वायर्ड मोर देन कंसिडरेशन ऑफ देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अदर फैक्टर इन द डिज़ाइन प्रोसेस इंक्लूड कास्ट एनालिसिस। कास्ट एनालिसिस मतलब ये है कि मटेरियल का कास्ट ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। बाद औक़ात मटेरियल की प्रॉपर्टी हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं लेकिन कास्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो जिसका डिमांड मार्केट में कम होता है। तो हम मार्केट की डिमांड को देखेंगे, कास्ट हम इतना इंक्रीज कर सकते हैं ताकि डिमांड से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अगर डिमांड को क्रॉस कर ले, लोगों की डिमांड से तजावज़ करे, तो फिर मुश्किल होगा लोगों के लिए ख़रीदना। तो आप कास्ट एनालिसिस ज़रूर करेंगे। अगर मैं इस क्वालिटी वाला मटेरियल बना लो तो इसका कास्ट कितना होगा, क्वालिटी फर्दर इम्प्रूव कर लो कितना कास्ट होगा, फर्दर इम्प्रूव कर लो कितना कास्ट होगा। तो इसमें आप एक ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालेंगे कि क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और मटेरियल के कास्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। प्रोसेस सिलेक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसकी मदद से हम सिलेक्शन करते हैं। एनवायरमेंटल इशूज़, एनवायरमेंटल इशूज़ मतलब ये है कि आप इससे एनवायरमेंटल इशू तो प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह, तो इसको हम देखेंगे। एस्थेटिक्स, बाद औक़ात आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन वो उसकी लुक उसकी फीलिंग वो सही नज़र नहीं आती, ठीक है। तो एस्थेटिक भी होना चाहिए, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एस्थेटिक। कास्ट एनालिसिस,
ये करना चाहिए, प्रोसेस सिलेक्शन करना चाहिए, एनवायरमेंटल इशू का ख्याल रखना चाहिए और एस्थेटिक होना चाहिए। Important design consideration, failure and service mostly either mechanically or by corrosion। ठीक है, आप उसके मटेरियल को देखेंगे कि उसमें फॉर एग्जाम्पल मेटल है तो अक्सर मेटल में मसला है कि इसमें करोजन आता है, अक्सर मेटल में क्या मसला है, इसमें करोजन आता है, तो इसका भी हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, या मैकेनिकल फेलियर आता है, अक्सर वीक मटेरियल जो होता है जिस तरह पॉलीमर्स है उसमें मैकेनिकल फेलियर आता है। जो स्ट्रांग मेटल फॉर एग्जाम्पल मेटल्स है तो मेटल में मसला है कि इसमें करोजन आता है। डक्टाइल कोलेप्स अबव यील्ड स्ट्रेस fracture property are not important। Example of ductile material include fatigue। डक्टाइल मटेरियल की फटीक प्रॉपर्टी अच्छी होनी है। फटीक आप लोगों ने पढ़ा है, टाइम के साथ साथ जब लोड वेरी होता है, ठीक है, तो फटीक लोड उसमें प्रोड्यूस होता है और फटीक लोड ज़्यादा खतरनाक है बनस्बत स्टैटिक लोड के। कैटास्ट्रॉफिक और ब्रिटल फेलियर, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल जो उसमें ब्रिटल फेलियर आता है, विच वन इज बेटर, ठीक है, तो उसकी स्टेपनेस हम देखेंगे तो डक्टाइल मटेरियल की स्टेपनेस ज़्यादा होती है, ब्रिटल मटेरियल की स्टेपनेस कम होती है। कास्ट, उसकी कास्ट को हम देखेंगे, मैंने आपको बता दिया। स्पेस फिलिंग टू लोअर टू लोअर कास्ट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेस फिलिंग का मतलब ये है कि इसका कास्ट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ये एनालिसिस हम करेंगे। सर्विस ड्यूरेबिलिटी, कितना टाइम लेगा, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट कितनी टाइम के लिए यूज हो सकता है। कोरूजन, वियर एंड टियर, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब मटेरियल सिलेक्शन हम जनरल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की मदद से हम मटेरियल सिलेक्शन करेंगे कि इसकी जनरल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी कम होना चाहिए, कास्ट, कास्ट ऑप्टिमम होना चाहिए। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल डक्टाइल मटेरियल में फटीग है, इस तरह ब्रिटल मटेरियल में ब्रिटल फेलियर है, इस तरह स्टेपनेस है, कास्ट है, स्पेस फिलिंग है, सरफेस ड्यूरेबिलिटी है, कितना ड्यूरेबल है, कितना टाइम के लिए ये सही कंडीशन में है। ठीक है, इस तरह कोरोजन एंड वियर एंड टियर इसमें प्रोड्यूस होता है या नहीं। तो मटेरियल सिलेक्शन आप करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इस तरह फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक ईटीसी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ये कास्ट एनालिसिस ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। एस्थेटिक्स मैंने आपको बताया, टेक्सचर एंड फील, कलर एंड डेकोरेशन, मतलब इसका लुक किस तरह है, किस तरह नजर आता है। ठीक है, तो एस्थेटिक होना चाहिए। Although in a design process a material is chosen to satisfy a predominant requirement for one property, the selected material must possess a combination of property sometimes conflicting such as low weight and cost। मतलब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, आप मटेरियल सिलेक्शन ऐसा करेंगे कि इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसा मटेरियल बनाया कि जिसका वेट बहुत कम है, लो वेट, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपने ऐसा मटेरियल बनाया, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसका वेट बहुत कम है, लेकिन आपने इतनी एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ की कि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मसला होगा, तो हम ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालेंगे। ए ट्रेड ऑफ इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू गेट एन ऑप्टिमम सोल्यूशन, देयर इज अपॉन नो यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन जरूरी नहीं है कि दो बंदी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं दोनों, बल्कि पॉसिबल नहीं है। आप 5 बंदी रिसर्च करते हैं तो हर बंदा अगर अलग अलग रिसर्च करता है तो एक चीज़ की रिसर्च करता है, लेकिन हर बंदी का थिंकिंग अलग है, हर बंदी का जो ऑप्टिमाइजेशन करता है उसका तरीक़ाकार अलग होगा। तो क्लियर बात है, हर बंदी की रिजल्ट अलग होंगे, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। देयर इज अपॉन नो यूनिक सोल्यूशन। एक बंदा आप 5 बंदे हैं, आप रिसर्च करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। 5 महीने या साल आपने रिसर्च कर दिया, तो साल के आखिर में अगर आप अपना रिसर्च प्रेजेंट कर लें तो हर बंदे का तरीक़ाकार, हर बंदे का सोच, हर बंदे का ऑप्टिमाइजेशन वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो मटेरियल सिलेक्शन हम तब कर सकते हैं, सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, टफनेस, स्टिफनेस, ये हमारे साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। इस तरह केमिकल हमारे साथ ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस,
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेजिस्टेंस, मतलब ऑक्सीडेशन को कितना रेजिस्टेंस हो पेश करता है, कोरोजन को कितना रेजिस्टेंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कितना रेजिस्टेंस पेश करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे साथ डेंसिटी है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इस तरह मेन एप्लीकेशन इसके, ठीक है, तो मशीनरी में, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में, मैकेनिकल वाले, इस तरह केमिकल वाले केमिकल प्लांट में यूज़ होते हैं, पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, मेरीन स्ट्रक्चर में, आउटडोर स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। इस तरह एरोस्पेस, आउटर स्पेस, reciprocating and rotating machinery, पावर ट्रांसमिशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो आप इसकी एप्लीकेशन को ज़रूर देंगे। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए मटेरियल सेलेक्ट करते हैं कि किस मटेरियल से मैं बनाऊं, तो आप उस मटेरियल के जो पर अगर आपने मटेरियल सेलेक्ट किया पॉलीमर, तो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज आप चेक करेंगे कि आया ये प्रॉपर्टी इसके लिए सूटेबल है या नहीं, और फिर उस जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसकी एप्लीकेशन को भी स्टडी करेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो मटेरियल सिलेक्शन के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन का आपको पता होना चाहिए। एक डिज़ाइन लिमिटिंग मटेरियल प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक्स, कास्ट, रिसाइक्लेबिलिटी, ये होनी चाहिए। जनरल प्रॉपर्टी हमारे साथ डेंसिटी है, मैकेनिकल इलास्टिक मॉड्यूली, इलास्टिक मॉडुलस का जमा है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, फ्रैक्चर टफनेस या फटीग, डैम्पिंग कैपेसिटी। थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए मेल्टिंग पॉइंट, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी, एक्सपेंशन और स्पेसिफिक हीट शॉक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल के लिए कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग है। इन्वायरमेंटल के लिए कोरोजन, ऑक्सीडेशन और वियर, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, थर्मल है, इलेक्ट्रिकल है और एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ है। मटीरियल अवेलेबल, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की मटीरियल अवेलेबल है। ये क्लासेस ऑफ मटीरियल हैं, हमारे साथ मेटल्स हैं, कंपोजिट्स हैं, पॉलीमर्स हैं, ग्लासेस हैं, सिरामिक्स हैं। अब ये जो सर्कल आपको नजर आता है, ये वाला सर्कल, अब ये सर्कल आपके साथ ये मटेरियल है, ठीक है। आप इधर देख लें, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मटेरियल और सिरामिक्स का, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मटेरियल ऐसी मटेरियल है जिसमें मेटल्स भी है और सिरामिक्स भी है। इधर कंपोजिट है, इधर मैन में जो डॉट डॉट आपको नजर आता है ये कंपोजिट है। तो कंपोजिट और सिरामिक, ये कंपोजिट और सिरामिक का कॉम्बिनेशन है। इस तरह ये कंपोजिट और ग्लासेस का, ग्लास मटेरियल का कंपोजिशन है। इस तरह ये पॉलीमर है, ये कंपोजिट और पॉलीमर का कंपोजिशन है। मतलब ये ऐसा पॉलीमर है, ऐसा कंपोजिट है जिसमें पॉलीमर है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। इधर आप लोग देखते हैं पीएमसीज छोटा नजर आता है, ये पीएमसीज है, पीएमसीज हमारे साथ है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स, ठीक है। इस तरह ये हमारे साथ सीएमसीज है, ठीक है। इस तरह ये एमएमसीज है, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। सीएमसीज का मतलब ये है सिरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट, जिसमें हमारे साथ मैट्रिक्स सिरामिक्स है। इस तरह मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट ऐसे कंपोजिट जिसमें मेटल यूज होता है। पीएमसीज पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट ऐसे कंपोजिट है जिसमें पॉलीमर यूज होता है। तो कंपोजिट मटेरियल में मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल है, हर किस्म की मटेरियल से हम कंपोजिट मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ मुख्तलिफ क्लासेस है, 4 क्लासेस हैं और इन क्लासेस का कम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल हमारे साथ अवेलेबल है। अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज लिखे पहले क्लास में भी हमने डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक जैसे हमारे साथ पॉलीमर है, ये वीक होते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग, स्टिफ, टफ, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है और हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसके थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स के हाई होते हैं। सिरामिक स्ट्रॉन्ग है, ब्रेटल है, ड्यूरेबल है, रिफ्रैक्टरी इसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग है, लो थर्मल कंडक्टिविटी। कंपोजिट स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टिफ होते हैं, लो डेंसिटी और एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। ये कंपोजिट का मतलब ये है कि इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए और वेट कम होना चाहिए। तो जब स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और वेट कम हो तो उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो ज़्यादा होगा। अब हमारे साथ एक प्रोडक्ट है वैक्यूम क्लीनर। तो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की वैक्यूम क्लीनर मौजूद है। द हैंड पावर्ड बेलोस क्लीनर ऑफ 1900 लार्जली मेड ऑफ वुड एंड लेदर, जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था
लार्ज हैंड पावर्ड बिलो, जो हाथ के साथ यूज करता, क्लीनिंग करता था, कारपेट वगैरह इसकी मदद से हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा किस्म हमारे साथ है द सिलेंडर क्लीनर ऑफ 1950, जो 1950 में आ गया, उसको हम सिलेंड्रिकल क्लीनर कहते हैं। ये हमारे साथ ये वाला है। ठीक है, तीसरा हमारे साथ है जो 1985 में आ गया, लाइट वेट क्लीनर ऑफ 1985, ऑलमोस्ट एंटायरली मेड ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो अब इसका एडवांस वर्जन आ गया जिसका वेट कम कर दिया गया। तीसरी नंबर पे लाइट वेट क्लीनर आ गया 1985 में। और 1997 में सेंट्रीफ्यूगल डस्ट एक्सट्रैक्शन क्लीनर आ गया, जिसमें जो एडवांस वर्जन था अब 1985 का, जो इससे भी एडवांस था। ठीक है, तो पहले हमारे साथ ये क्लीनर बन गया 1905 में, फिर 1950 में ये वाला बन गया, 1985 में ये वाला बन गया, 1997 में ये वाला बन गया। अब लाजिम बात है इसकी वर्किंग सबसे बेहतर होगी और इसकी सबसे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारे साथ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो हैंड पावर जो 1900 में वो वुड या कन्वास मटेरियल या लेदर से बना है, वो उसका पावर 50 वाट है, उसका वेट 10 किलोग्राम है और उसका कॉस्ट $240 से लेकर $380 तक है। ठीक है, इस तरह सिलेंडर 1950 में बन गया माइल्ड स्टील का, और इसका पावर इंक्रीज हो गया, वेट कम हो गया, लेकिन इसका प्राइस भी कम हो गया। इसका प्राइस 19 यूरो, ये डॉलर नहीं यूरो है, 96 यूरो से लेकर 150 यूरो तक है। ठीक है, इसका कॉस्ट भी डिक्रीज हो गया। सिलेंडर 1985 मोल्डेड एबीएस एंड पॉलीप्रोपाइलिन, ये पॉलीमर मटेरियल है। ठीक है, पॉलीमर मटेरियल से बना है, इसका पावर 800 तक, इसका वेट डिक्रीज हो गया और इसका कॉस्ट 60 यूरो से लेकर 95 यूरो तक आ गया। ठीक है, और डॉयसन 1995 या 1997 में जो बन गया वो पॉलीकार्बोनेट या एस्बेस्टॉस का है, इसका पावर फर्दर इंक्रीज हो गया 1200 तक और इसका वेट 6.3 है और इसका प्राइस है 190 यूरो से लेकर 300 यूरो तक है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी कॉस्ट है। तो टाइम के साथ साथ अगर आप लोग देख लें तो पावर इंक्रीज होता है और इसका वेट डिक्रीज होता है। तो असल में रिसर्च में हमारा काम भी है, मटेरियल सिलेक्शन में हम कोशिश करते हैं कि पावर इंक्रीज कर ले, इसको ज़्यादा एफिशिएंट कर ले, एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए और वेट कम से कम। तो कोशिश करते हैं हम कि ऐसी मटेरियल यूज़ कर लें कि एफिशिएंट आ जाए और वेट कम हो जाए और कास्ट को हम ऑप्टिमम रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कास्ट न बढ़े। ठीक है, कास्ट ऑप्टिमम रहे। तो अगर इस मटेरियल की कास्ट को देख लें तो कास्ट कम हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ है, कास्ट कम हुआ है, मटेरियल की प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव की है और वेट भी कम किया है और कास्ट को भी ऑप्टिमम रखा है। मैन्युफैक्चरिंग फाइनल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। गोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म प्रॉपर्ली। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है हमने डिज़ाइन कर दिया, मटेरियल सिलेक्शन कर दिया, कॉस्ट एनालिसिस सारी चीज़ें कर दी, फाइनली हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस आखिरी लास्ट स्टेप को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ड्यू टू एडवांसेस इन मटेरियल साइंस देयर इज ए वाइड एरे ऑफ अवेलेबल मटेरियल, मतलब हमारे साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल बन गई, एलाइज मुख्तलिफ किस्म की एलाइज बन गई, अब भी काम स्टार्ट है, मुख्तलिफ किस्म एलाई बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंपोजिट मटेरियल बनते हैं, तो मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गई। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चॉइसेस हैज अपॉन लेड टू इम्प्रॉपर और पुअर मटेरियल सिलेक्शन, मतलब अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों में सिलेक्शन करना हो तो अक्सर गलती आती है। समटाइम्स ए मोर एक्सपेंसिव एलाई इज चूजन व्हेन ए चीपर एलाई वुड हैव बीन सफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, कभी कभार हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और चीप इलायची, सस्ती इलायची हमारा काम होता है और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल या एलाई यूज़ कर ले। ठीक है, तो ये सिलेक्शन गलत हो गया, आपने कास्ट बढ़ा दिया, कम कास्ट पे आपका प्रोडक्ट बनता था लेकिन आपने कास्ट बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये मुश्किल काम है और अक्सर इसमें गलती आती है। डिज़ाइन एंड मटेरियल इंजीनियर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन। तो जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मटेरियल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Introduction: material selection processes should be constantly re-evaluated। टाइम ये चेंज होते हैं। ठीक है, मटेरियल सिलेक्शन कंसर्न आर ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, रिसाइकलिंग, एनर्जी,
हेल्थ ऑफ सेफ्टी कंसर्न जियो पॉलिटिकल इशू। मतलब अगर हम देख लें यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज होता है रिसाइकलिंग की वजह से, एनर्जी एनर्जी डिमांड की वजह से, टाइम के साथ साथ एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इन सारे वजूहत की वजह से टाइम के साथ साथ मटेरियल सिलेक्शन चेंज होती है। मतलब अभी एक 2000 में एक बंदे ने रिसर्च किया है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो अब आप वही नहीं बनाएंगे, आप वही प्रोडक्ट आप बनाते हैं, तो आप 2000 में एनवायरमेंटल कंडीशन अलग थी, अब 2021 में एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है। तो आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए मटेरियल सिलेक्शन 2021 के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करेंगे। ठीक है, टाइम के साथ अगर आप लोग देख ले, गर्मी इंक्रीज होती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यूनिवर्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आते हैं, इंडस्ट्री की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन में चेंज आता है। ठीक है, तो ये हेल्थ और सेफ्टी कंस्ट्रेंट आते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारी आते हैं। तो इस बेस पे मटीरियल सिलेक्शन हर हर टाइम पे एक जैसा नहीं होगा, टाइम के साथ साथ मटीरियल सिलेक्शन चेंज होते हैं। तो कंडीशन के मुताबिक, करंट कंडीशन के मुताबिक आप मटीरियल सिलेक्शन करेंगे। मटीरियल एंड मेनी प्रोडक्ट्स हैव चेंज ओवर द ईयर्स। ये पहली स्लाइड की एक्सप्लेनेशन है कि हर साल मटेरियल चेंज होते हैं। ए ट्रेडिशनल टू व्हील बाइसिकल फ्रेम 1970 then take made from giant segment of metal tubing right atop of the line toward the France or Italian type bicycle with one piece frame made from fiber reinforced polymer। मतलब इसका ये पहले जो टू व्हील बाइसिकल फ्रेम है, इसका फ्रेम पहले मेटल ट्यूबिंग से बना होता था और अब ये फाइबर रियनफोर्स पॉलीमर से बनता है। ये फाइबर रियनफोर्स पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, ये कंपोजिट मटेरियल है। और ये ऐसा कंपोजिट मटेरियल है, मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट मटेरियल के दो पार्ट्स है, एक को हम रियनफोर्समेंट कहते हैं और दूसरे को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हम जो पॉलीमर यूज करते हैं वो मैट्रिक्स जो यूज करते हैं वो पॉलीमर मटेरियल का होगा। और फाइबर रिएंफोर्समेंट के लिए स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, फाइबर का काम ये है कि इसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। और मैट्रिक्स ये प्रोटेक्शन ऑफ फाइबर के लिए यूज होते हैं। दो कंपोनेंट है, एक हम स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं जो हमारे साथ फाइबर है, रिएंफोर्स मटेरियल उसको कहते हैं, दूसरा हमारे साथ मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ मटेरियल सिलेक्शन चेंज होते हैं। पहले बाइसिकल का फ्रेम वो मेटल से बना होता था और अब ये फाइबर रिएंफोर्स पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल से बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल के सिलेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही बाइसिकल है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी मटेरियल चेंज होते हैं और ज़रूरत के मुताबिक या डिमांड के मुताबिक। मटेरियल सिलेक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इस स्लाइड का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर एक्सट्रीमली इंटरडिपेंडेंट। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये डिपेंड करता है मटेरियल सिलेक्शन पे, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है, इसके बगैर नहीं होता। चेंज चेंज इन द मटेरियल विल लाइकली कॉज ए चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नीडेड। मुख्तलिफ किस्म की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर मटेरियल चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल आप मेटल वाला चीज़ मैन्युफैक्चर करता है तो उसका तरीका चेंज है। आप पॉलीमर प्लास्टिक वाला चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका तरीका अलग है। आप सिरामिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सिरामिक्स वाला मटेरियल, तो उसका तरीक़ाकार अलग है। तो अगर मटेरियल चेंज हो जाए तो उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज होती है। ए सक्सेसफुल प्रोडक्ट हैज़ गॉन थ्रू बोथ प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन एंड प्रोसेस सिलेक्शन। अगर मटेरियल चेंज हो गया तो प्रोसेस चेंज होगा, प्रोसेस ज़रूर चेंज होगा। मटेरियल मेटल से सिरामिक में चेंज हो गया तो प्रोसेस चेंज हो जाएगा, सिरामिक से पॉलीमर में आपने चेंज किया तो प्रोसेस चेंज होगा। ठीक है, अब डायग्राम में आपको नजर आता है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग। ये पहले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि इस सब के लिए मटेरियल सिलेक्शन ज़रूरी है। ये स्लाइड का मतलब, सब स्लाइड का मतलब एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल है, एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है कि हर चीज़ में सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये मटेरियल सिलेक्शन के बगैर नहीं होता। डिज़ाइन को आप चेंज करते, एक डिज़ाइन को आप चेंज करते, ये डिज़ाइन ठीक नहीं है और उसको आप चेंज कर लें तो डिज़ाइन के मुताबिक मटेरियल चेंज हो जाएंगे। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक हमारे साथ
मटेरियल सिलेक्शन चेंज होंगे। द डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइन इज द फर्स्ट स्टेज in manufacturing process, what it is, what property must it possesses, what material, how to make it, how make many to make, what condition will it see during use, what it is, क्या चीज़ आप बनाते हैं, what properties must it possess, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो डिज़ाइन आप करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, मतलब डिज़ाइन में हम स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को देखेंगे। आप कोई बॉयलर या इस तरह चीज़ बनाते हैं तो वह आप हीट टेम्परेचर कंडीशन को देखेंगे, वो हमारे साथ डिज़ाइन पैरामीटर होते हैं। डिज़ाइन पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट मटेरियल, तो कौन सा मटेरियल आप यूज़ करेंगे, हाउ टू मेक इट, किस तरह आप इसको मतलब ये प्रोसेस है, हाउ मैनी टू मेक, कितने आप बनाएंगे, व्हाट कंडीशन विल इट सी ड्यूरिंग यूज, और कौन कौन सी कंडीशन इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। स्टेप्स फॉर डिजाइन, कंसेप्चुअल डिजाइन, सेवरल कंसेप्ट में बी कंसिडर, ये मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहला स्टेज जब डिजाइन करते हैं तो कंसेप्ट जरूरी है। ठीक है, अगर कंसेप्चुअल डिजाइन का पता ना हो तो आप डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शनल वर्केबल डिजाइन आर डेवलप्ड डिटेल प्लान फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें फंक्शनल डिजाइन की स्टेप्स है। वर्केबल डिजाइन आर डेवलप्ड डिटेल प्लान फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोडक्शन फाइनल बनाते हैं तो फुल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्पीड एंड क्वांटिटीज। ठीक है, प्रोडक्शन स्पीड और क्वांटिटीज का आपको पता होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर मटेरियल सिलेक्शन, जनरल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, ये समरी है जो हमने पढ़ लिया पहले स्लाइड में, ये समरी है। पहले हम डिजाइन करेंगे, इसके बाद मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे। जब मटेरियल सेलेक्ट कर लें, मटेरियल कौन सा है, मेटल है, सिरामिक्स है, पॉलीमर है, कंपोजिट मटेरियल है, इसके बाद आप प्रोसेस सिलेक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, फिर इवॉल्यूशन और फिर आखिरी स्टेप रीडिज़ाइन है। ठीक है, केस हिस्ट्री मेटल इवॉल्यूएट्स व्हाट हैज बीन डन इन द पास्ट। केस हिस्ट्री या केस स्टडीज हम बाद में पढ़ेंगे। केस हिस्ट्री मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने प्लाई व्हील डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले प्लाई व्हील की केस हिस्ट्री आप स्टडी कर लें। प्लाई व्हील मुख्तलिफ तरीक़ों से डिज़ाइन हुआ है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे डिज़ाइन किया है, तो सबसे पहले वो सारी स्टडी कर लें। सबसे पहले आप केस हिस्ट्री मेथड वो सारा केस स्टडी कर लें कि लोगों ने किस तरह डिज़ाइन किया है, मटेरियल सिलेक्शन किस तरह किया है। ठीक है, फिर कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट किया है, डिज़ाइन ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग किस तरह किया है। तो सबसे पहले आप केस हिस्ट्री मेथड कर लें। मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जब आप केस स्टडी कर लें, लिटरेचर रिव्यू कर लें, इसके बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन कर लें कि प्लान बंदे ने इस तरह बनाया है, प्लाई व्हील प्लान बंदे ने इस तरह बनाया है। ठीक है, अब मैं प्लाई व्हील बनाता हूँ तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन मैं करूँगा जो पहले वाले में नहीं है, आप बताएंगे। ठीक है, इवॉल्यूएट्स द करंट प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, सबसे पहले आप केस हिस्ट्री मेथड वाले स्टेप से सारी वो मालूम कर ले कि लोगों ने किस तरह काम किया, किस तरह बनाया है। फिर चेंजेस आर इम्प्रूव अपॉन फीचर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और ज़रूरी नहीं है कि मॉडिफिकेशन बहुत बड़ा हो, लेकिन मॉडिफिकेशन होना चाहिए। आप रिसर्च में मॉडिफिकेशन या कुछ नया बताएंगे कि मैं ये इम्प्रूवमेंट करूँगा या एग्जैक्टली यही चीज़ बनाऊँगा, उसका कास्ट कम, मटेरियल में चेंज करूँगा, कास्ट कम होगा। ठीक है, या मटेरियल चेंज नहीं करता, मैं डिज़ाइन चेंज करता हूँ। ठीक है, उसके मुताबिक तो आप कुछ नया बताएंगे, मॉडिफिकेशन आप उसमें बताएंगे। तो मॉडिफिकेशन तब आप बता सकते हैं कि पहले आप केस स्टडी कर लें या केस हिस्ट्री आप स्टडी कर लें या आप लिटरेचर रिव्यू कर लें, तब आप बता सकते हैं कि मैं ये मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। अगर आपके साथ लिटरेचर रिव्यू या केस स्टडी ना हो तो फिर आप नहीं बता सकते कि मैं ये मॉडिफिकेशन करता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट फॉलोज द फुल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन अबाउट। ठीक है, और आखिर में आप न्यू प्रोडक्ट बना लें। जब आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन बता दिया, तो फिर ऊपर जो स्टेजेस है, डिज़ाइन है, मटेरियल सिलेक्शन है, प्रोसेस सिलेक्शन है, प्रोडक्शन, इवोल्यूशन है, तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लें और नया प्रोडक्ट आप बना लें। ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन, रिलेटिव साइज, शेप, कम्प्लेक्सिटी, स्पेसिफाइड डायमेंशन, प्रिसीजन, कितना प्रिसाइज होगा, कंपोनेंट इंटरेक्शन और सरफेस फिनिशेस और टॉलरेंसेस, ये सारी चीज़ें ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, इस सब का आप ख्याल रखना है। ठीक है,
टॉलरेंस ड्यू टू एनवायरमेंटल आर यूजेज कंसर्न, ठीक है, उसके मुताबिक आप टॉलरेंस देंगे, ठीक है। माइनर चेंजेस टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चर आर परफॉर्मेंस, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि मॉडिफिकेशन है, ये माइनर चेंजेस है टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चर आर परफॉर्मेंस, ताकि प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, तो आप उसके लिए माइनर चेंजेस करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, स्टैटिक स्ट्रेंथ पहले डिस्कस कर दिया। ब्रिटल फ्रैक्चर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी आपको पता है। अलाउएबल बेंड, स्ट्रेच, ट्विस्ट और कंप्रेस। इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग भी आपको पता है। सडन लोडिंग, वाइब्रेशन और साइक्लिक लोडिंग, फटीग आता है। वियर रेजिस्टेंस, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की मशीन चलता है, हाई टेम्परेचर पे चलता है, यहाँ टेम्परेचर कंडीशन कैसे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जहाँ जो जो प्रॉपर्टी ज़रूरत हो वो आपको पता होना चाहिए। एक एक ऐसी मशीनरी है जिसमें टेम्परेचर इतना बड़ा इशू नहीं है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप इग्नोर करेंगे। उधर आप स्टैटिक स्ट्रेंथ को देखेंगे। एक जगह ऐसे जहाँ पे टाइम के साथ स्ट्रेंथ वेरी होता है, जहाँ टाइम के साथ लोड वेरी होता है, वहाँ आपको फटीग प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। फटीग प्रॉपर्टी के बगैर फिर वो नहीं होगा, ठीक है। तो हर जगह आप देखें कि हमारी डिज़ाइन पैरामीटर क्या है, यहाँ कौन कौन सी पैरामीटर है जो डिज़ाइन में मैं लूँगा। ऐसा पैरामीटर जिसकी ज़रूरत ना हो उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं। तो हम डिज़ाइन को देखते हैं, उसकी लिटरेचर रिव्यू से हम उसकी पैरामीटर निकालते हैं कि यहाँ कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर दी, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, थर्मल एंड ऑप्टिकल। इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। मैग्नेटिक, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन। ऑप्टिकल रिक्वायरमेंट्स, वेव, अपीयरेंस, अपीयरेंस, एस्थेटिक्स, कलर, टेक्सचर, फील, ये ठीक है। एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन, ये पहले डिस्कस कर दिया, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कोरूजन, एरोजन, लाइफ टाइम। एरोजन भी इस तरह है कि एक इरोजन का मतलब ये है कि एक आपके साथ एक सरफेस है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसका टेम्परेचर आप बहुत सडन डिक्रीज करते हैं, मतलब जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए वहाँ पे टेम्परेचर आप सडन डिक्रीज कर लें, तो एक दफ़ा कर ले तो फिर वो सरफेस ख़राब होता है, उस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। लाइफ टाइम कितना है, फटीग प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, डिसअसेंबली, रिपेयरेबिलिटी, कितने पार्ट टाइम में रिपेयर होता है, रिसाइक्लेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी ये हमारे साथ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन है, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल कंसर्न, क्वांटिटी, प्रोडक्शन रेट, लेवल ऑफ क्वांटिटी, लेवल ऑफ क्वालिटी, मतलब कितना क्वांटिटी कितना इंक्रीज करते हैं, और क्वालिटी इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। क्वांटिटी और क्वालिटी में हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, असेंबली कंसर्न, सेक्शन थिकनेस, स्टैंडर्ड साइज एंड शेप्स। ये प्रोडक्ट हम बनाते, पास प्रोडक्ट होते हैं जो हम एक ख़ास स्टैंडर्ड, किस तरह हम गेयर बनाते हैं, तो गेयर हमारे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है, तो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के, या हम थ्रेड्स बनाते हैं तो थ्रेड्स की मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है, ISO स्टैंडर्ड है, ANSI स्टैंडर्ड है, मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड थ्रेड्स है। तो उसकी जब हम कोई चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएंगे तो फिर वही वही स्टैंडर्ड वाली एंगल या वही डायमेंशन थ्रेड है, तो थ्रेड का पिच कितना है, आप ISO के मुताबिक थ्रेड बनाते हैं तो उसका पिच कितना होगा, उसका माइनर डायमीटर कितना होगा, उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, ठीक है। इसी तरह उसकी थ्रेड एंगल कितना होगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज है। स्टैंडर्ड साइज एंड शेप्स, ये मैं आपको बता दिया। लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फेलियर अकर, ठीक है, कितना लाइबल है, कितने टाइम के लिए ये चलता है। इन ऑफ यूज डिस्पोजल, कितने टाइम बाद ये खराब हो जाएगा, आप उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन, ऑल फैक्टर एंड सर्विस कंडीशन मस्ट बी मेट। प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन मतलब ये है कि जितनी प्रॉपर्टी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ली ये सारी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट्स, नो कंप्रोमाइज पॉसिबल, जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। रिलेटिव रिक्वायरमेंट्स, कंप्रोमाइज कैन बी मेड। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि इसका थिकनेस इतना होना चाहिए, या जिस तरह एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड वाले, अगर आप ISO के मुताबिक थ्रेड बनाते हैं तो उसका पिक्स एंगल है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
जो रिलेटिव रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो सकते हैं। कंप्रोमाइजेस कैन बी मेड, गुड, बेटर, बेस्ट आर ऑल एक्सेप्टेबल। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आप क्वालिटी बहुत अच्छा करते हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो, तो इस वजह से आप क्वालिटी को थोड़ा कम करते हैं या उससे फर्दर डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें रिलेटिव रिक्वायरमेंट्स में कंप्रोमाइज हो सकता है। रेट मतलब कि वो चेंज हो सकते हैं। एडिशनल फैक्टर टू कंसिडर, हैंडबुक डेटा एज वैल्यूएबल इन डिटरमिनिंग मटेरियल्स। मुख्तलिफ किस्म की हैंडबुक्स हैं, हम वहाँ से डेटा ले सकते हैं। नोट द कंडीशन अंडर विच वैल्यूज फॉर मटेरियल वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, कंडीशन नोट कर ले। कास्ट इज अपॉन वन ऑफ द बिगेस्ट एडिशनल फैक्टर। ये मैंने आपको बता दिया कि कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कास्ट के बगैर नहीं हो सकता। हम प्रोडक्ट इस तरह बनाएंगे कि कास्ट ज़्यादा ना हो जाए। अपॉन कंप्रोमाइज बिटवीन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड कास्ट मस्ट बी मेड। ये स्पीकर ऑफ कर ले। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दे, वरना स्पीकर ऑफ कर ले। मटेरियल अवेलेबिलिटी, आर देयर एनी पॉसिबल मिसयूजेस ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। हैव देयर बीन फेलियर फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स, मटेरियल यूजेज हिस्ट्री, मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन। ये सारी चीज़ें ये एडिशनल फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। किसका माइक ऑन हो तो वो आप कर ले। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मेबिलिटी, मुख्तलिफ किस्म के शेयर बनाते हैं। इकोनॉमिकल कंसर्न, ऑल प्रोसेस आर नॉट कंपेटेबल विद ऑल मटेरियल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम प्रोसेस चेंज करते हैं तो प्रोसेस के साथ मटेरियल चेंज, फॉर एग्जांपल हम मेटल से पॉलीमर में जाते हैं तो प्रोसेस चेंज होगा, पॉलीमर से मिक्स में जाते हैं तो प्रोसेस चेंज होगा। तो ऑल प्रोसेसेस आर नॉट कंपेटेबल विद ऑल मटेरियल। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, develop a compatible of material and processes that is the best solution। ठीक है, ये क्लियर है कि ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कर ले, कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल जो बेस्ट हो। मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्शन नॉर्मली इम्पोजेज restriction or limitation on the other। मतलब मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्शन नॉर्मली इम्पोजेज restriction or limitation on the other। ठीक है, मतलब एक मटेरियल आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग होगा। दूसरा मटेरियल आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग होगा। इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल, एनर्जी एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्विसिबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स। इकोनॉमिक्स बता दिया, कॉस्ट एनालिसिस करना चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन को देखना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है, रिसाइकलिंग को देखना चाहिए, इंस्पेक्शन उसका पूरा, सर्विसिबिलिटी कितने टाइम के लिए ये काम करता है, इसकी सर्विसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, या पर डे कितना ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। डिज़ाइन मॉडल्स, पहला ये समरी है। डिज़ाइन में पहला मटेरियल सिलेक्शन है, फिर प्रोसेस सिलेक्शन, फिर पहला डिज़ाइन है, फिर मटेरियल सिलेक्शन है, फिर प्रोसेस सिलेक्शन है, फिर मैन्युफैक्चर इवोल्यूशन और फीडबैक। फीडबैक होना चाहिए, तो फीडबैक के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या डिज़ाइन, मटेरियल सिलेक्शन, प्रोसेस सिलेक्शन, फिर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सिस्टम सिलेक्शन, फिर मैन्युफैक्चर इवोल्यूशन और फीडबैक। ठीक है, तो हम ये सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट भी फॉलो कर सकते हैं और ये अल्टरनेटिव फ्लो चार्ट शोइंग पैरेलल सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेस। ठीक है, इसमें मटेरियल और प्रोसेस पैरेलली सिलेक्ट, ये चेंज हो सकते हैं, पैरेलल ये सिलेक्ट होते हैं और ये इस सिलेक्शन के मुताबिक ये चेंज हो सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। ठीक है, कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी चार्ट, कंपेटिबिलिटी से आप मटेरियल और प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब देख ले, अब इधर नीचे लिखा है जहां क्रॉस हो उसका मतलब ये है ये रूटीनली परफॉर्म, आम तौर पर हम, मतलब इस तरह ये है कि आयरन आम तौर पर, इधर क्रॉस है तो आयरन आम तौर पर सैंड कास्टिंग में, इस तरह परमानेंट मोल्ड कास्ट में,
और इस तरह पाउडर मेटलर्जी के लिए यूज होता है। ठीक है, इस तरह जीरो का मतलब ये है परफॉर्म विद डिफिकल्टी कॉशन और सम सेक्रीफाइस, मतलब कभी कभार हम इसको यूज करते हैं खास रेस्ट्रिक्शन के साथ अगर जीरो हो। इस तरह स्क्रू मशीन में हम कभी कभार आयरन यूज करते हैं। और ब्लैंक का मतलब ये है कि बिल्कुल हम यूज नहीं करते। क्रॉस का मतलब ये है कि हम अमूमन यूज करते हैं। जीरो का मतलब ये है कि कभी कभार यूज करते हैं। और ब्लैंक का मतलब ये है कि बिल्कुल इसमें यूज नहीं करते। अब स्टील को देख लें, स्टील कहाँ कहाँ भी यूज होता है। सैंड कास्टिंग में, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, क्लोज डाया फोर्जिंग में, कोल्ड हेडिंग में, स्टैंपिंग डीप ड्रा में, क्रू मशीन में और पाउडर मेटलर्जी में। कभी कभार ये परमानेंट मोल्ड कास्ट में खास कंडीशन के मुताबिक यूज होता है और डाया कास्टिंग में कभी यूज नहीं होता। इस तरह एल्यूमिनियम के लिए जहाँ क्रॉस है ये अमूमन यहाँ पे यूज होता है, जहाँ जीरो है तो खास कंडीशन के लिए यूज है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए ब्लैंक नहीं है। इस तरह कापर के लिए, इस तरह मैग्नीशियम के, इस तरह निकल की तरह रिफ्लेक्टिव मटेरियल के लिए टाइटेनियम और जिंक की। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब ये है कि अमूमन यूज होता है। जिसके साथ साथ जीरो है सामने, तो जीरो का मतलब ये है कि कभी कभार या खास रेस्ट्रिक्शन के मुताबिक हम यूज कर सकते हैं। और ब्लैंक का मतलब ये है कि बिल्कुल हम ये मटेरियल इस प्रोसेस के लिए यूज नहीं होता। तो ये चार्ट हमें बताता है कि हम मटेरियल के मुताबिक, मटेरियल चेंज के मुताबिक आप प्रोसेस चेंज करते हैं, जो पहले मैंने आपको बता दिया। मटेरियल सब्स्टिट्यूशन केयर शुड बी टेकन सो दैट ऑल रिक्वायरमेंट आर स्टिल मेट। ठीक है, मतलब आप सारा कुछ कर ले तो आखिर में उसका रिव्यू कर ले कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी है या नहीं है। The total picture should be considered so that any possible compromises can be determined. Aluminium sheets have replaced steel for weight reduction. स्टील का वेट ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का कम है। स्टील के मुताबिक में मुकाबले में एल्यूमिनियम का वेट बहुत कम है, इसलिए हम स्टील की जगह एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं ताकि वेट कम हो जाए। बट वाइब्रेशन प्रॉब्लम रिक्वायर्ड स्पेशल डिज़ाइन कंसंट्रेशन। लेकिन चूँकि एल्यूमिनियम का वेट कम है तो जहाँ पे लोड वेरी होता है, वाइब्रेशन का मसला हो, तो फिर हम डिज़ाइन चेंज करेंगे। अब स्टील का डिज़ाइन अलग होगा, एल्यूमिनियम का डिज़ाइन अलग होगा। जिस तरह स्टील का डिज़ाइन है, अगर इस तरह हम एल्यूमिनियम का डिज़ाइन कर लें तो फिर उसमें वाइब्रेशन की वजह से होगा, क्योंकि स्टील का वेट बहुत कम, एल्यूमिनियम का वेट बहुत कम है स्टील के मुकाबले में। तो अगर स्टील के मुकाबले में हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर लें तो एक फ़ायदा हमने कर दिया कि वेट हमने डिक्रीज कर दिया। लेकिन दूसरा मसला आ गया वाइब्रेशन वाला मसला आ गया। तो इसके लिए वाइब्रेशन एनालिसिस हम करेंगे, उसके मुताबिक फिर हम उसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। अब ये मुख्तलिफ किस्म की मटीरियल है। न्यू मटीरियल हाई स्ट्रेंथ स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ग्लास फाइबर, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तरह प्रीवियस मटीरियल माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम की। इसका मतलब ये है कि जब हाई स्ट्रेंथ स्टील की जगह माइल्ड स्टील आ गया तो वेट 10% हमने डिक्रीज कर दिया और कास्ट पे कोई फर्क नहीं आया। वेट को हमने 10% डिक्रीज कर दिया और कास्ट पे कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम की जगह जब स्टील या कास्ट आयरन आ गया तो वेट हमारे साथ 40 to 60% डिक्रीज हो गया और कास्ट 130% से लेकर 200%, मतलब 200% मतलब कि 2 टाइम तक इंक्रीज हो गया। मैग्नीशियम की जगह जब स्टील या कास्ट आयरन हमने यूज किया तो वेट 60 to 70% डिक्रीज हो गया और प्राइस कास्ट 150% से लेकर 250% तक इंक्रीज हो गया। इस तरह मैग्नीशियम की जगह जब एल्यूमिनियम हमने यूज किया तो 25 से लेकर 35% तक वेट हमने रिड्यूस कर दिया, लेकिन कास्ट 150% तक इंक्रीज हो गया। इस तरह ग्लास फाइबर की जगह स्टील आ गया तो वेट हमने डिक्रीज किया फ्रॉम 25 to 35%, लेकिन 150% तक इसका कास्ट या इसका प्राइस इंक्रीज हो गया। मतलब जब हम
वेट डिक्रीज करते हैं तो प्राइस इंक्रीज होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो हम इन दोनों के दरमियान ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें आपको इस टेबल का मतलब ये है कि जब आप वेट डिक्रीज करते हैं तो इसके साथ कॉस्ट इंक्रीज होगा। Material substitution causes a product failure. Failure to know and use the best material information. Failure to account for all reasonable material uses. ठीक है, जिस वजह से फेलियर आता है उसके बारे में पता होना। यूज ऑफ मटेरियल विद इनसफिशिएंट डेटा। क्यों फेलियर आता है? अगर हम ऐसे मटेरियल यूज करें कि हमें उसकी प्रॉपर्टी का सही पता ना हो। इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल सही ना हो। मटेरियल सिलेक्शन मेड बाय अनक्वालिफाइड पीपल। ऐसे लोग मटेरियल सिलेक्शन कर लें जो एक्सपर्ट ना हो, जिसको मटेरियल के बारे में पता ना हो, तो वो कैसी मटेरियल सिलेक्शन करेंगे? तो फेलियर इन वजूहात की बिना पे आता है। एड्स टू मटेरियल सिलेक्शन, देयर आर enormous amount of resources available for material selection। ये मैंने पहले बता दिया। सॉफ्टवेयर से भी आप मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट से भी आप मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैंड बुक से भी आप मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं, केस स्टडीज से भी आप मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म तरीके मौजूद हैं जिसकी मदद से आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। मेटल हैंड बुक्स प्लस पब्लिश्ड बाय एएसएम इंटरनेशनल। ठीक है, एएसएम मेटल्स रेफरेंस बुक्स हैंड बुक्स आर अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ मटेरियल्स। अमेरिकन मेटल मार्केट प्रोवाइड्स मेटल कॉस्ट मटेरियल सिलेक्शन एंड मैकेनिकल डिजाइन बाय एमएफ एशबे। ये बुक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी मदद से आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर में आप वहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, तो प्रॉपर्टी के बारे में जो मटेरियल है वो एक लाइन आपको बनाएगा, एक स्लोप आपको बनाएगा। तो उस स्लोप के नीचे या उस स्लोप के ऊपर वाली मटेरियल आपको पता है कि इस मटेरियल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप फर्दर मजीद प्रॉपर्टी दे दें तो सिलेक्शन फर्दर इम्प्रूव हो जाएगा। फिर फर्दर तो अगर आप सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हो तो आप इस पर आखिर में 5 या 10 या 1 या 2 मटेरियल फाइनली आप उसे निकाल सकते हैं कि ये मटेरियल बेस्ट है, मेरे प्रोडक्ट के लिए ये मटेरियल बेस्ट है। सिलेक्ट ए मटेरियल विद रेटिंग चार्ट, और एक हमारे साथ रेटिंग चार्ट है। तो रेटिंग चार्ट इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन इसकी मदद से भी हम मटेरियल सिलेक्शन करते हैं। तो जब आप मटेरियल सिलेक्शन करेंगे तो आप ये सारे तरीके यूज करेंगे। आप चार्ट भी यूज करेंगे, आप रेटिंग चार्ट भी यूज करेंगे, आप सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे, आप बुक्स भी यूज करेंगे, आप केस स्टडीज भी करेंगे। तो इस सब का मुआजना करके आप फाइनली एक मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोडक्ट टू बी डिजाइन। सबसे पहले आपने फर्ज करें आपने वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग आपने सॉफ्टवेयर यूज किया और फाइनली आपने 5 मटेरियल निकाली। फर्ज कर एल्यूमिनियम, स्टील, और आयरन, और कापर एलाई, इस तरह टाइटेनियम एलाई, 4-5 किस्म की मटेरियल आपने निकाली कि 5 बेस्ट है। लेकिन अब इस 5 में कौन सा मैं यूज कर लो? तो अब इस 5 में एक सिलेक्ट करने के लिए आप रेटिंग चार्ट यूज कर लें। ठीक है, तो screen all required properties and identify those absolute property they must be considered for the products as go no go properties। go no go मतलब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, आप आखिर में रेटिंग आएगा तो उस रेटिंग को आप देख लें और उस रेटिंग से आप सिलेक्शन कर लें। रेट ईच कैंडिडेट मटेरियल ऑन स्केल सच एज 1 to 5 और 1 to 10 फॉर एच रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है आपके साथ 5 मटेरियल आ गई, आप उसको नंबर दे दें। एक मटेरियल फर्स्ट का ये इतना अहम नहीं, इसको 1 नंबर दे दें। जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको 2 नंबर दे, जो उससे ज्यादा रिक्वायर्ड हो उसको 3 नंबर दे, जो उससे ज्यादा उसको 4, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको 5 नंबर दे। उसके मुताबिक सबसे पहले आप उसको नंबर दे दे। तो इसके कहते हैं रेट ईच कैंडिडेट मटेरियल, हर मटेरियल को ऑन स्केल सच एज 1 to 5 और 1 to 10 टू ईच रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर 5 मटेरियल हो तो 1 से 5 नंबर दे दें, सबसे इंपॉर्टेंट को 5 नंबर दे दें। अगर 1 to 10 हो तो 10 नंबर दे दें, सबसे इंपॉर्टेंट को आप 10 नंबर फिर दे दें। डिफाइन वेटेड फैक्टर फॉर ईच रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। वेटेड फैक्टर मतलब एक फैक्टर डिफाइन कर लें। ठीक है,
उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से। फिर आपने फैक्टर निकाल ली। फैक्टर के बाद आप इस तरह कर लें कि ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और जो पांच मटेरियल है उसको सब आपस में ऐड कर लें। तो जिसका गो न गो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हो उसको सिलेक्ट कर लें, मल्टीप्लाई। अब आगे आ जाएगा, आगे इस पे एग्जांपल है तो उससे फर्दर क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई property rating by its weighted factor and sum the results for each material. Select the material that satisfies the go no go screen and has the highest sum of the relative rating number. जिसका relative rate जो फाइनल नंबर आ गया सबसे हाईएस्ट हो तो उसको सेलेक्ट कर ले। ये तरीका है। ये देख ले, ये स्टेपनेस का 1 नंबर है, स्टेबिलिटी का 4 है, फटीग का 5 है और टेंसाइल का 4 है। लेकिन अगर आप लोग देखें वेल्डिबिलिटी के सामने क्या गो नो गो, मतलब ये सबसे अहम हमारे साथ वेल्डिबिलिटी को हम देखेंगे। हम जो मटेरियल सेलेक्ट करते हैं हम वेल्डिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं। सबसे अहम मटेरियल जो हम सेलेक्ट करते हैं वो वेल्डिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं, और इसमें फटीग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एडवांटेजेस, पोटेंशियल मटेरियल कैन बी कंपेयर इन ए यूनिफॉर्म अनबायस्ड मैनर। ठीक है, यूनिफॉर्म मैनर से हम, और अनबायस्ड, कोई बायसिंग इसमें नहीं होगा। द बेस्ट कैंडिडेट कैन अपॉन बी सिलेक्टेड, देयर इज लेस चांस टू ओवरलुक ए मेजर रिक्वायरमेंट बाय प्लेसिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑन ए सिंगल शीट। अब इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 मटेरियल X, Y and Z आर अवेलेबल फॉर ए सर्टेन यूज। 3 मटेरियल है, एक मटेरियल का नाम X है, दूसरे मटेरियल का नाम Y है, जिस तरह स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तीसरे मटेरियल का नाम Z है। ठीक है, इसमें हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं। एनी मटेरियल सेलेक्टेड मस्ट हैव गुड वेल्डिबिलिटी। मैंने आपको बताया कि गो नो गो प्रॉपर्टी में वेल्डिबिलिटी है, मतलब अगर इसमें एक मटेरियल का भी वेल्डिबिलिटी ठीक ना हो उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, चाहे उसकी सारी प्रॉपर्टी ठीक हो लेकिन वेल्डिबिलिटी सही ना हो तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है एनी मटेरियल सेलेक्टेड मस्ट हैव गुड वेल्डिबिलिटी, मतलब ये हम गो नो गो प्रॉपर्टी में हम सेलेक्ट करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टेपनेस, स्टेबिलिटी एंड फटीग स्ट्रेंथ हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज की रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो वेल्डिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो गो नो गो प्रॉपर्टीज है। इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टेपनेस, स्टेबिलिटी and fatigue strength can also be as key requirement. Fatigue strength is considered the most important. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम सबसे ज्यादा नंबर देंगे आप these requirement, and stiffness is least important, उसको हम सबसे कम नंबर देंगे। तो फटीग को हम 5 नंबर देंगे और स्टिफनेस सबसे कम इंपॉर्टेंट, इसकी जरूरत इतनी नहीं है, इसको हम 1 नंबर देंगे। The 3 material can be rated as follow। अब देख लें, वेल्डिबिलिटी X की एक्सीलेंट है, X मटेरियल की वेल्डिबिलिटी एक्सीलेंट है, Y मटेरियल की पुअर है और Z मटेरियल की गुड है। इसका मतलब ये है कि Y हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वेल्डिबिलिटी पुअर है, और हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी वेल्डिबिलिटी गुड हो, अच्छी कंडीशन में हो। ठीक है, तो Y हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पुअर वेल्डिबिलिटी है। मैंने आपको बता दिया, इधर लिखा है जुमले में कि एनी मटेरियल सेलेक्टेड मस्ट हैव गुड वेल्डिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, स्टेबिलिटी एंड फटीग स्ट्रेंथ हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो वेल्डिबिलिटी Y की पुअर है, इसका मतलब ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। टेंसाइल स्ट्रेंथ X की गुड है, एक्सीलेंट है Y की, और Z की फेयर है। ठीक है, स्टिफनेस इसकी गुड है, Y की भी गुड है और Z की भी गुड है। स्टेबिलिटी X की भी गुड, एक्सीलेंट की भी गुड और Z की भी गुड, और फटीग स्ट्रेंथ X मटेरियल का फेयर है, Y का गुड है और इसका एक्सीलेंट है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम रेटिंग चार्ट बनाते हैं। एक्सीलेंट को एक्सीलेंट का रेटिंग सबसे ज्यादा होगा, फिर गुड, फिर पुअर और आखिर में फेयर होगा। ठीक है, तो इधर आप लोग देख लें, फाइंडिंग गो नो गो प्रॉपर्टी जो वेल्डिबिलिटी है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एस मतलब सेटिस्फैक्ट्री, यू मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री। कैलकुलेटिंग रेट, रिलेटिव रेटिंग नंबर एंड आर वेटिंग फैक्टर, जो पहले मैंने आपको बता दिया। रिलेटिव रेटिंग नंबर प्रॉपर्टी रेटिंग नंबर मल्टीप्लाई बाय वेटिंग फैक्टर। तो अब
मटेरियल प्रॉपर्टी रेटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 5। पहले थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि 1 से 5 तक नंबर दे दे। एक्सीलेंट को 5 नंबर दी, वेरी गुड के 4 नंबर है, गुड की 3 नंबर है, पियर के 2 नंबर है और पुअर की 1 नंबर है। वेटेड फैक्टर फॉर ईच मटेरियल उधर है कि फटीग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसका रेटिंग 5 है। और स्टेपनेस लीस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम में है तो उसका नंबर 1 है। और ये दरमियान में टेंसाइल स्ट्रेंथ है और स्टेबिलिटी, उसको 4 नंबर दे। ठीक है, सबसे पहला आपको पता है कि हमारे साथ गो नो गो जो प्रॉपर्टी है वो वेल्डेबिलिटी है, वेल्डेबिलिटी आपका अच्छा होना चाहिए। फिर हमने हमारे साथ बाज मटेरियल एक्सीलेंट है, बाज वेरी गुड, गुड, पियर और पुअर है, तो उसके मुताबिक उसको नंबर दे दिए। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है कि ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कर ले जिसका फटीग प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट हो, तो उसको 5 नंबर दी। और स्टेपनेस लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको 1 नंबर दी। और स्टेबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया है, उसको 1 और 5 के दरमियान में नंबर दी। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने 4 नंबर दी है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका वो बनाते हैं। ठीक है, तो इधर आपको नजर आता है स्टेपनेस के 1 नंबर, स्टेबिलिटी के 4, फटीग के 5 और टेंसाइल के 4। ठीक है, अब इधर आप लोग देख लें तो उसके मुताबिक स्टेपनेस की 1 नंबर है, ये 4 है और 5 है और 4। और रेटिंग फैक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जो 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 वेरी गुड जो एक्सेलेंट हो उसके 5 नंबर हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जो बेस्ट हो, जो वेरी गुड हो उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, जो गुड हो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो पियर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और जो पुअर हो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। और हमारे साथ इन सबको फिर आपस में ऐड किया और एस आर पे डिवाइड किया 37/14 से। हमारे साथ फाइनल जो रेटिंग फैक्टर है वो 2.64 आ गया, इसका 4.14 आ गया और इसका 3.43 आ गया। अब इसमें हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिसका ये रेटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा हो, जो 4.14 हो, लेकिन ये वेल्डेबिलिटी में पुअर है। ये रिजेक्ट इसलिए किया है, कि ये वेल्डेबिलिटी इसकी पुअर है। ठीक है, इसकी बिल्डिबिलिटी पहले मैंने आपको बता दिया कि बिल्डिबिलिटी हमारे साथ वाई की पुअर है, जो गो नो गो प्रॉपर्टी है, बिल्डिबिलिटी इसकी पुअर है, तो वाई को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगरचे वाई का रेटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, लेकिन हम वाई को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका वेल्डेबिलिटी यू है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। इसका भी सेटिस्फैक्ट्री है, इसका भी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन ये हमारे साथ अनसेटिस्फैक्ट्री है। बाकी जो 2 बचते हैं उसमें एक का 3.43 आता है और दूसरे का 2.64, तो ये सूटेबल है 3.43, क्योंकि इसका वेल्डेबिलिटी भी सेटिस्फैक्ट्री है और इसका रेटिंग फैक्टर भी ज्यादा है, तो इसलिए मौजून जेड मटेरियल है। तो वेल्डेबिलिटी के लिए हम सेलेक्ट करेंगे जेड मटेरियल इस चार्ट की मदद से। बेस्ड ऑन द चार्ट बिलो, मटेरियल वाई हैज द हाईएस्ट रेटिंग नंबर, however because it does not have satisfactory weldability and this is an absolute requirement, it should not be selected, material that should be used। y की वेल्डेबिलिटी नहीं है तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट मटेरियल जो वेल्डेबिलिटी के लिए है वो जेड मटेरियल है और जेड मटेरियल को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, समरी लेक्चर का प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन इज वाइटल टू ए प्रोडक्ट सक्सेस। अगर आप सही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी सही सिलेक्शन आप मटेरियल करना चाहिए। द डिजाइन इंजीनियर एंड मटेरियल इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल सिलेक्शन, मतलब कि एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मटेरियल एंड प्रोसेस सिलेक्शन गो हैंड इन हैंड। ठीक है, ये साथ साथ होनी चाहिए, मटेरियल सिलेक्शन और प्रोसेस सिलेक्शन। और ये हमने डिटेल से बता दिया कि मटेरियल सिलेक्शन से प्रोसेस सिलेक्शन चेंज होता है। डेटा शुड बी यूज्ड टू वैलिडेट मटेरियल सिलेक्शन, मतलब जब हम मटेरियल सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए डेटा जरूरी है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसकी थर्मल प्रॉपर्टी, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, ये सारी इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे हमें पता होना चाहिए। आप ये आपका आप एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे और उसके आखिरी क्लास में आप एक प्रेजेंटेशन करेंगे जो इस कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें आप एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ठीक है, थ्रू नॉलेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल इज एसेंशियल टू सेलेक्ट प्रॉपर मटेरियल फॉर ए डिजाइन प्रोडक्ट। आप फॉर एग्जांपल फ्लाई व्हील के लिए
या कोई और प्रोडक्ट के लिए केस स्टडी करेंगे, उस केस स्टडी की बिना पर एक आप मटेरियल सिलेक्शन करेंगे, साथ साथ आप सीखेंगे केस स्टडी किस तरह करेंगे, वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। This case study presentation will bring us update on the different material types available for design. Following is a list of material on which a presentation will be prepared. Ferrous alloys, ठीक है, इस तरह नॉन फेरस एलाइज, पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स, इंजीनियरिंग ceramics, ट्रेडिशनल ceramics एंड ग्लासेस, कंपोजिट्स एंड नेचुरल मटेरियल। तो मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल पे आप अपना मैनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। The presentation should include the definition, subclasses, introduction to property, specific example, trade names, application, ये सारी चीज़ें। ऐसा इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन ये आप देख लें, उसमें उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये आप साथ साथ सीखेंगे और साथ साथ आप काम करेंगे। इस तरह नहीं कि फिर आप आखिरी हफ्ते में काम करेंगे कि मैं काम करता हूँ और मैंने प्रोजेक्ट अभी बनाता हूँ, ठीक है। तो आप अभी से जो जो हम पढ़ते हो आप सीख लें और अपने प्रोजेक्ट के उस पर काम शुरू करें इसके मुताबिक, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।